तो नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, एक ट्रेन रॉबरी, जी हाँ दोस्तों, एक ट्रेन की ऐसी लूट जिसने पूरे अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, कंकोरी ट्रेन लूट की पूरी कहानी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग एक ऐसी ट्रेन रॉबरी जानने वाले हैं और एक सच्ची कहानी जिसे पूरे अंग्रेजी हुकूमत को जिसने हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, काकोरी लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। 1925 आते आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी की माली हालत खराब हो चुकी थी। वो पाई पाई को मोहताज हो चुके थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे। उन पर काफ़ी कर्जा हो चुका था। लोगों से ज़बरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी खजाना क्यों ना लूटा जाए। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने गौर किया था कि गार्ड के डिब्बे में रखे लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा होता है। उन्होंने लिखा है, एक दिन मैं लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें ना तो जंजीर थी और ना ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। दोस्तों, सब लोग पहले एक टोही मिशन पर काकोरी गए। 8 अगस्त 1925 को इन्होंने ट्रेन लूटने की एक नाकाम कोशिश की। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, हम लोग लखनऊ के छेदीलाल धर्मशाला के अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। पहले से तय समय पर हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही हम प्लेटफार्म पर घुसे, हमने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ रही है। हमने पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? पता चला कि ये 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन है जिस पर हम सवार होने वाले थे। हम सब 10 मिनट देरी से स्टेशन पहुंचे। हम निराश होकर धर्मशाला लौट आए। अगले दिन दोपहर यानी 9 अगस्त को ये सभी लोग फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर पिस्तौलें और रिवाल्वर थे। अशफाक ने बिस्मिल को समझाने की कोशिश की, राम एक बार फिर सोच लो, ये सही समय नहीं है, चलो वापस लौट चले। बिस्मिल ने उन्हें जोर से डांटा, अब कोई बात नहीं करेगा। जब अशफाक को लग गया कि उनके नेता पर किसी बात का असर नहीं होगा, उन्होंने एक अनुशासित सिपाही की तरह उनका साथ देने का फैसला किया। दोस्तों, तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान तक जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपए से भरे संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ अवैध तरीके से हासिल किए गए सरकारी धन को हासिल करने आए हैं। ये भी तय हुआ कि हम में 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायरिंग करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल किया, अगर किसी वजह से चेन खींचने के बावजूद अगर ट्रेन नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे? इस संभावना से निपटने के लिए बिस्मिल ने समाधान दिया, हम ट्रेन में फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों डिब्बे में चढ़ेंगे। अगर एक बार चेन खींचने से ट्रेन नहीं रुकती तो दूसरी टीम अपने डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन का रुकना सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पर पहुंच गए। ये सभी लोग स्टेशन अलग अलग दिशाओं से आए थे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। सबने रोज़मर्रा के कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा रखे थे। उन्होंने डब्बों में वो जगह ली जो चैन के बिल्कुल नज़दीक थी ताकि उन्हें ट्रेन रुकने पर नीचे उतरने में ज़्यादा समय न लगे। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। बिल्कुल सटीक जगह पर चेन खींची गई थी। दोस्तों, बिस्मिल लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ट्रेन रुकने से पहले एक और ड्रामा हुआ। अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र बख्शी ने सेकंड क्लास के टिकट खरीदे थे। सचिंद्र नाथ बख्शी अपनी किताब
मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरा जेवरों का डिब्बा कहाँ है? अशफाक ने फ़ौरन जवाब दिया, अरे वो तो हम काकोरी में भूल आए। अशफाक के बोलते ही बख्शी ने ट्रेन की चेन खींच दी। राजेंद्र ने, लाहिड़ी ने भी एक दूसरी तरफ से चेन खींची। तीनों जल्दी से नीचे उतरे और काकोरी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर ट्रेन का गार्ड दिखाई दिया। उसने पूछा, चेन किसने खींची? फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा किया। उन्होंने जवाब दिया कि जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया, हम उसे लेने जा रहे हैं। बख्शी आगे लिखते हैं, तब तक हमारे सारे साथी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके थे। हमने पिस्तौल से हवा में गोलियां चलानी शुरू की। तभी मैंने देखा कि गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्टल लगा दी और उसके हाथ से बत्ती छीन ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। दोस्तों, अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारा साथ सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिस्मिल लिखते हैं, हमारे साथियों ने थोड़ी दूर देर पर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफ़ी भारी था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। कई प्रयासों के बाद वो कामयाब नहीं हुए। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे थे। तभी वहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने वहाँ मौजूद क्रांतिकारियों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कोई शख्स ऐसा करने की भी ज़रूरत करेगा। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी पत्नी बैठी हुई थी। चूंकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसने सोचा कि नीचे उतरकर पत्नी का हालचाल ले लिया जाए। उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। दोस्तों, बिस्मिल लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीज़ों को उतनी तेज़ी से आकलन नहीं कर पाए। मनमतात बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले मनमंथ ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वहीं ज़मीन पर गिर गए। इसी बीच अशफाक संदूक को तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। अंततः बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूट गया, नीचे गिर गया। सारे रुपए को निकालकर चादर में बांध लिए गए। इसी बीच एक मुसीबत आ खड़ी हुई। दूर से एक ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। सबको डर था कि सामने से आती हुई ट्रेन का ड्राइवर ये नज़ारा देखकर शक न करे। लूट रही ट्रेन को मुसाफिर भी अपनी जगह से हिलने डुलने लगे। उस समय कोई भी मुसाफिर ट्रेन से उतरकर भाग सकता था, लेकिन किसी ने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। इस बीच बिस्मिल अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराते हुए बाकी साथियों से उन्होंने अपने हथियार छिपा लेने के लिए कहा। अशफाक से उन्होंने अपना हथौड़ा नीचे फेंक देने के लिए कहा। वो ट्रेन पंजाब मेल थी। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। ऑपरेशन के पूरा होने में आधा घंटा का समय भी नहीं लगा। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान का गहरा अफसोस था। उसकी गलती यही थी कि वो गलत समय पर गलत जगह पर था। मनमंथ नाथ को बहुत रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी पर गोली चला दी। उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी, वो रो रहे थे। बिस्मिल ने बढ़कर मनमंथ को गले से लगा लिया। इस लूट का पूरे भारत पर ज़बरदस्त असर पड़ा। जैसे ही ये समाचार फैला कि उत्तर प्रदेश में ट्रेन पर एक सफल हमला हुआ, लोग इस हमले की पूरी वजह पूछने लगे। बिस्मिल लिखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था, वो हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यह बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा। बिस्मिल ने लिखा, भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। सुबह तक डकैती की खबर अखबारों में। जी हाँ दोस्तों, जगह छोड़ने से पहले सभी लोगों ने उसका पूरा मुआयना किया कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। इतनी मेहनत करने के बाद उस लोहे की संदूक से उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये ही मिले। गोमती नदी के किनारे कुछ मील चलकर वो लखनऊ शहर में दाखिल हुए। मनमंथ नाथ गुप्ता ने अपनी किताब दे लिव्ड
डेंजरसली में लिखा, हम चौक की तरफ से लखनऊ में दाखिल हुए। ये लखनऊ का रेड लाइट इलाका था जो हमेशा जागता रहता था। चौक में दाखिल होने से पहले आज़ाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए। आज़ाद ने सुझाव दिया, क्यों ना हम पार्क की बेंचों पर सो जाएं। आखिर हमने पार्क में ही एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें मूंदने की कोशिश की। भोर होते ही चिड़िया चहचहाने लगी और हमारी आंखें खुल गई। जैसे ही वो पार्क से बाहर निकले, अखबार हाकर का शोर सुनाई दिया। ककोरी में डकैती। उन्होंने आंखों में एक दूसरे को देखा। कुछ ही घंटों के अंदर ये अखबार हर जगह फैल गई थी। दोस्तों, उस समय सबको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ट्रेन के पास हो रही अफरा तफरी के बीच वो वहाँ एक चादर छोड़ आए थे। उस चादर पर शाहजहाँपुर के एक धोबी का निशान था। यहाँ से पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि कहीं न कहीं लूट में शामिल कुछ लोगों का संबंध शाहजहाँपुर से है। पुलिस शाहजहाँपुर में उस धोबी को ढूंढ निकालने में कामयाब हो गई। वहाँ से उसे पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य की है। यही नहीं, इन क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उनके साथ छल किया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वो उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंख मूंदकर विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि यह शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को नेस्तनाबूद करने के जिम्मेदार भी था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब ककोरी द ट्रेन रॉबरी द सुख द ब्रिटिश राज में लिखती हैं, बनवारी लाल भार्गव HRA के सदस्य थे। ककोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सरकार से मिली आर्थिक सहायता के एवज में सरकारी गवाह बन गए थे। सरकार ने ककोरी हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये का इनाम रखा। इससे संबंधित इश्तिहार सभी रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपकाए गए। ककोरी कांड के 3 महीने के अंदर एक एक करके इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। अशफाक रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, बनारसी लाल और कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बाद में राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। कानपुर से छपने वाली अखबार प्रताप की सुर्खी थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। इस अखबार के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इन सब पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। केंद्रीय असेंबली ने वायसराय से अपील की इनके मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, रोशन सिंह का मालका जेल और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहाड़ी को इससे 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी चढ़ाया गया। फांसी से 2 दिन पहले इन्होंने अपनी आत्मकथा पूरी की। मनमथ नाथ गुप्ता चूंकि 18 वर्ष के नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें केवल 14 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। सन 1937 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। सन 1939 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ादी से 1 साल पहले सन 1946 में उनकी रिहाई हुई। उन्होंने कुछ समय अंडमान के जेल में बिताया। 26 अक्टूबर 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली।